A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 से 12 तक जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स का PDF मिल जाएगा जिसको आप रिविजन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं साइंस NCERT के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको दिए गए हैं। अगर इस चैप्टर में हम लोग पार्ट 2 का यूनिट 10 से लेके 12 तक पढ़ रहे हैं तो इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो चीज़ें हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं उनको मैंने स्किप कर दिया। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको हम क्लास 9 में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, अबाउट सम कॉमन कंपाउंड्स। तो अगर हम कुछ कॉमन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो सवाल इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बारी कि फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट का केमिकल कॉम्पोजिशन लिखा होगा तो ये पूछा जाएगा व्हाट इज इट, लाइक वॉशिंग सोडा है कि ये कॉस्टिक सोडा है या ये बेकिंग सोडा है। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। या फिर ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि बेकिंग सोडा अगर है तो उसके अलग अलग कंपाउंड्स का केमिकल कॉम्पोजिशन आपको दिया गया होगा। तो उसमें से कई बार मैच द फॉलोइंग टाइप्स वाले क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से देख सकते हैं। इसको हमने क्लास 9 में भी बहुत अच्छे से रिवाइज किया था। जैसे सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जो है दिस इज, अगर इसका केमिकल फॉर्मूला आप देखते हैं तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा। तो ये आपको बहुत अच्छे से रट लेना है कि वॉशिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। अगर सोडियम क्लोराइड ये तो कॉमन सॉल्ट है, आपको पता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहा जाएगा, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, इसका कॉम्पोजिशन ये होगा। तो आपको ये सारे चार्ट में जितने भी केमिकल्स है उन सब का केमिकल कंपाउंड का केमिकल नेम और उसका कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका यूज क्या है, राइट। तो ये सबका यूज भी आपको मालूम होना चाहिए। इस टॉपिक के बारे में हमने क्लास 9 में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉपिक कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप्स। हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो कार्बन एज एन एलिमेंट जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी डाइवर्सिटी में मिलता है नेचर में, तो उसका क्या कारण है। तो ये हमने क्लास 9 में, अगेन आई एम सेइंग साइंस NCERT क्लास 9 का जो कार्बन वाला जो टॉपिक है, जो कार्बन वाला जो चैप्टर है जिसमें हमने पढ़ा था, उसमें हमने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने वहाँ पे आपको कार्बन के 3 प्रॉपर्टीज़ बताए हैं। कैटनेशन को मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए यू हैव टू सी क्लास 9 का NCERT साइंस का मेरा लेक्चर आप ज़रूर जाके रेफ़र करिए। तो अगर कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है तो इसका कारण जो है उसकी कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे तरीके के बॉन्ड बना पाता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ। क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है तो उसके जो आउटर शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने का मतलब ये होता है कि वो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 2 ही आ सकते हैं, और सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब कार्बन एक इस तरीके का कंपाउंड बन गया जिसमें कि वो एक बैलेंस वाले पोजीशन पे खड़ा हुआ है। वो 4 अपने एटम्स को, 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी के साथ शेयर के करके दे भी सकता है और 4 उसको गेन भी करने हैं, तो वो उस पोजीशन पर है। तो इसकी यही प्रॉपर्टी होती है कार्बन की कि वो बहुत सारे अदर तरीके के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी को आप समझने के लिए क्लास 9 के चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा। यही जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, यही इसको बहुत सारे एलोट्रोप फॉर्मेशन में मदद करती है। तो कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप है। जो ये आपको राख दिखाई देती है, धुआं दिखाई देता है, सूट, वो भी कार्बन है। फुलेरीन भी कार्बन है, ये गोल वाला स्ट्रक्चर बनता है। ग्रेफाइट भी कार्बन है और डायमंड भी कार्बन है। सोचिए आपकी एक कार्बन, ये आपने स्कूल में और क्लासेस में ये सब भी पढ़ा होगा आपने कि अगर कोयला जो है, कोयले की खानों में से ही हमको हीरा मिलता है, मतलब वही कार्बन उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया जाए बहुत लंबे समय के लिए तो वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है, अदरवाइज वो कोयला है। तो कोयले की खानों के बीच में से आपको हीरा इसीलिए मिलता है क्योंकि अगर उसकी फर्दर उसको हीट या प्रेशर दे दिया जाए तो उसी कोयले का कन्वर्जन हो जाता है। वो कोयला क्या है, कोयला भी कार्बन है, तो उसी कार्बन का कन्वर्जन हो जाता है इन फॉर्म ऑफ डायमंड। ये सारी बातें हमने क्लास 9 में पढ़ी थी, तो आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। इसमें एक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दिखाया गया है, इसके अंदर स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की गई है। अगर ग्रेफाइट की हम बात करें
तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ऐसे रिंग में कार्बन एटम्स अरेंज होंगे और वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे भी बॉन्डिंग कर रहे हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके का होता है, डायमंड शेप, जिसको हम डायमंड शेप ही कहते हैं। फुलरीन जो है इसका स्ट्रक्चर जो है ये एक फुटबॉल के फॉर्म में बनता है। फुलरीन का स्ट्रक्चर बनने में भी फुलरीन का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट को काफ़ी देर तक समझ में नहीं आ रहा था। जब फुलरीन का स्ट्रक्चर बनाया गया तो ये काफ़ी देर बाद एक साइंटिस्ट को क्लिक किया कि इस तरीके का स्ट्रक्चर ये बन सकता है। तो क्योंकि हमने क्लास 9 में कवर किया था तो हमने डिटेल में उसमें नहीं गए। कार्बन एलोट्रॉप के लिए आप क्लास 9 को रेफर करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 11 की केमिस्ट्री के बुक से कौन कौन से टॉपिक जो एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है हम उनको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस टॉपिक के साथ साथ हम क्लास 11 को फिनिश कर देंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट क्लास 12, राइट। तो अगर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन अवर सराउंडिंग। किस चीज को हम पॉल्यूशन कहते हैं? हर एक वो चीज जिसकी कंसंट्रेशन ऑप्टिमम अमाउंट से बढ़ गई है, मतलब हमें इतनी कंसंट्रेशन चाहिए थी उसकी ऑप्टिमम अमाउंट से बढ़ गई है, तो हम उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। एनवायरमेंट में वही चीज है। एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, आप जानते हैं उसका कॉम्पोजिशन। अगर वो अपने उस परसेंटेज जितना ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग करना शुरू कर देती है, तो वो पॉल्यूटेंट बन जाएगी। सिमिलरली कोई भी गैस जिसकी कॉम्पोजिशन एक सेट कॉम्पोजिशन है जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है और उससे ज़्यादा उसकी कॉम्पोजिशन बढ़ गई है एनवायरनमेंट में, तो हम उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। अदरवाइज अगर आप पॉलन ग्रेन्स की बात करें, अगर आप धुएं की बात करें, डस्ट पार्टिकल्स की बात करें, तो एक क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर भी डस्ट पार्टिकल मौजूद रहते हैं, लेकिन हम उसे कब कहते हैं ये पॉल्यूशन बन गया है? जब हमारी वो ऑप्टिमम लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं। तो ये पहली चीज़ जो है वो आपको समझनी पड़ेगी पॉल्यूशन के बारे में। हर वो चीज़ पॉल्यूशन है जो कि अपनी ऑप्टिमम लिमिट से बढ़ गई है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन कॉज करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। जो कि अपनी ऑप्टिमम लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो हमारे लिए डेंजरस साबित हो रहा है, तो अब हमने उसे क्या कह दिया? हमने उसे कह दिया पॉल्यूटेंट है वो। तो पॉल्यूटेंट जो होते हैं, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं या एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो पॉल्यूटेंट जो होंगे वो कितने तरीके के हो सकते हैं? पॉल्यूटेंट सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है पॉल्यूटेंट। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस किसी भी फॉर्म में पॉल्यूटेंट आपको एनवायरनमेंट में नजर आ सकता है। ये प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन दैन इन नेचुरल अबंडेंस आर प्रोड्यूस ड्यू टू। किस लिए प्रोड्यूस होता है? अगर हम किसी सब्सटेंस को पॉल्यूटेंट कह रहे हैं तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या फिर नेचुरल हैपनिंग की वजह से जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, बट नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से भी कई बार पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल होता है वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म जहाँ पे होता है, जहाँ पे वोल्केनो एकदम से इरप्ट कर रहा है, बहुत वायलेंटली इरप्ट कर रहा है, तो वो क्या करता है? वहाँ के एयर को भी पॉल्यूट कर देता है। कभी कभी तो आपको ऐसे भी हिस्ट्री में एग्जाम्पल मिलेंगे कि इतना ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन हुआ कि पर्टिकुलर जो सिटीज़ जहाँ पे हो रहा है वो वहाँ पे बादल छा गए, कई कई दिन तक उनको सूरज दिखाई नहीं दिया। पर बेसिकली जो हम पॉल्यूटेंट्स की बात कर रहे होते हैं वो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं। तो पॉल्यूटेंट जो होते हैं हम उनको अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो हमें दो तरीके के मिल सकते हैं पॉल्यूटेंट, डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि भाई वो अपने आप से एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं हो रहे, वो एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं, तो उनको हमने नॉन डिग्रेडेबल कहा। तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट जो हैं दो तरीके से हम उनको फर्दर क्लासीफाई और कर रहे हैं। अच्छा, पहले हम डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल पे थोड़ी बात कर लेते हैं। डिग्रेडेबल वो होते हैं जैसे कि आपने केला खाया तो आपने उसके छिलके को फेंक दिया, तो वो डिग्रेडेबल है। ऑल्दो आपको एक तरीके से पॉल्यूटेंट तो हो गया, वो आपको एस्थेटिकली अच्छा नहीं लग रहा, आपने केले के छिलके को कहीं ज़मीन पे फेंक दिया, बट वो केले का छिलका क्या है? वो क्योंकि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन, फंगल एक्शन के बाद वो डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपने एक ग्राउंड में फेंक दिया केले का छिलका तो आप 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जाके देखिएगा वो छिलका वहाँ से गल कर मिट्टी में मिल चुका होगा, तो वो डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है। तो जैसे कि जिसमें एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोड्यूसेस आते हैं, ऑर्गेनिक जिसमें चीज़ें आएंगी, वो सारी की सारी डिग्रेडेबल पॉल्यूशन का पार्ट बना रही है। नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूशन है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल है, ग्लास नॉन डिग्रेडेबल है, मतलब या
जो ये क्या बोलते हैं इसको, जिससे हम डिटर्जेंट पाउडर, यस, डिटर्जेंट जो पाउडर होता है वो भी नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूशन का पार्ट है। डिटर्जेंट तो इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो बिलो द ओशन, मतलब जो मरीन एनिमल्स है, फिशेज है या कोई और एनिमल्स है, उनके अंदर भी रिपोर्ट किए गए हैं, मतलब वो हमारे फूड चेन के अंदर एंटर कर गए हैं। तो नॉन डिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल पॉल्यूशन की ये कैटेगरीज होती हैं। टॉपिक बहुत वास्ट है, हम उसको लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसी टॉपिक पे बात करते रहेंगे तो लेक्चर्स एंड लेक्चर्स टुगेदर विल बी एग्जॉस्टेड। ओके, अलग एक और क्लासिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के केस में, तो दो तरीके का पॉल्यूशन हो सकता है, ट्रोफोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। तो ट्रोफोस्फेरिक मतलब जो फर्स्ट लेयर ऑफ एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम रहते भी हैं, ट्रोफोस्फेयर। अगर जब हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा, और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो फर्स्ट लेयर है दैट इज ट्रोफोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, फिर आती है आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो इस तरीके से एनवायरनमेंट की लेयर्स होती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे उन सब की किलोमीटर्स है भाई, 8 से 18 किलोमीटर तक जो है आपको ट्रोफोस्फेयर मिलेगी। इस तरीके से लिमिट है सबकी कि ट्रोफोस्फेयर है, ट्रोफोस्फेयर वो लेयर है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, राइट। ट्रोफोस्फेरिक जो पॉल्यूशन है वो कितने तरीके का हो सकता है, अब हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रोफोस्फेरिक जो पॉल्यूशन है वो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट भी हो सकते हैं, मतलब गैसियस भी हो सकते हैं और पार्टिकल मैटर भी हो सकता है। अगर हम गैसियस की बात करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, गैसियस पॉल्यूटेंट्स में क्या हो सकता है हमारी ट्रोफोस्फेयर में, ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फर के, नाइट्रोजन के, कार्बन के, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, ओजोन हो सकता है, अदर ऑक्सीडेंट हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हो सकते हैं। देखिए ये सारी स्लाइड्स जो अब आप नेक्स्ट 5-6 स्लाइड्स पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक पे, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब उस पर 5 स्टार लगा लीजिए आप। तो ये 5 स्टार वाला आपका टॉपिक है, क्योंकि इसमें से यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, उसको जरूर एक ना एक क्वेश्चन उसमें से टॉपिक से पूछना है। तो ट्रोफोस्फेरिक पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स की हम बात कर रहे थे। तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फर के, नाइट्रोजन के, कार्बन के, ओजोन हो सकती है। देखिए ओजोन जो है अगर ट्रोफोस्फेयर में आपको मिल रही है तो वो एक पॉल्यूटेंट का काम करेगी, अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तभी वो यूवी रेज को ब्लॉक करने का काम करती है। दिस यू शुड नो, और मैं अपने लेक्चर्स में बहुत बार आपको ये बात बताती भी रहती हूँ। तो अगर ओजोन प्रेजेंट है ट्रोफोस्फेयर में दैट इज अ पॉल्यूटेंट, और ऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, मतलब सॉलिड्स के फॉर्म में, तो डस्ट मिलेगी आपको, मिस्ट मिलेगा, फ्यूम्स मिलेंगे, स्मॉग, ये सारे के सारे आपको पार्टिकुलेट मैटर, मतलब कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके साथ मिलके पॉल्यूशन बन रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है। फिर हम बात करते हैं गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स को, थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गैसियस और एयर पॉल्यूटेंट्स में हमने बात किया था ऑक्साइड्स होंगे। ऑक्साइड्स कौन से? सल्फर के ऑक्साइड, फर्स्ट कैटेगरी। तो सल्फर के ऑक्साइड्स में क्या क्या आएगा? तो जो सल्फर के ऑक्साइड्स होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं। ऐसे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की जाती है जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, मतलब अगर आप पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, कोयला, इस टाइप की चीजों को बर्न कर रहे हैं जिसके अंदर सल्फर ऑलरेडी प्रेजेंट है कॉम्पोजिशन में, तो उनके बर्निंग से ऑक्साइड्स फॉर्मेशन हो जाएगी, सल्फर का ऑक्साइड बन जाएगा। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सबसे कॉमन जो है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैस है ये हमारे लिए पॉइजनस है, दोनों के लिए, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या करती है? ये कॉज करती है इरिटेशन इन आईज, जिसकी वजह से क्या होता है? टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, रेडनेस प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी हार्मफुल गैस। अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की अगर प्रेजेंट होती है तो उससे क्या हो जाता है? लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स, मतलब अगर आप एनवायरमेंटली देखेंगे तो जो फ्लावर की बर्ड्स निकलती हैं उनकी स्टिफनेस भी हो जाती है और वो फॉल ऑफ कर जाएंगी पहले ही, फ्रूटिंग बनने से, फ्लावर पूरा बनने से पहले ही जो है बडिंग स्टेज में ही वो क्या है? फॉल कर जाएंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक तरीके का पॉल्यूटेंट है जो कि हार्मफुल है। सल्फर डाइऑक्साइड फिर क्या करता है? सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करता है, एसिड रेन कॉज करता है, वो उसकी फर्दर रिएक्शंस हैं। फिर हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? पहली बात तो ये है कि ये इरिटेंट रेड हेज इन द ट्रैफिक, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी वहीकुलर पॉल्यूशन से प्रोड्यूस होता है।
इससे क्या होता है, कंजेस्टेड प्लेसेस में इज ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाता है, रेड हेज जो है वो प्रोड्यूस होता है। जो कंजेस्टेड प्लेसेस होते हैं उसके अंदर हेजी हेजी आपको दिखाई देगा, वो भी रेडिश कलर का, तो वो टिपिकल होता है, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। आप किसी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी के अंदर जाएंगे, कोलकाता, दिल्ली, उससे बेस्ट का एग्जाम्पल है, या ओवरसीज़ में बहुत सारे पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, टोक्यो है, आप चेक कर सकते हैं टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़। ऐसे सिटीज़ में जब आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे वहाँ पे आपको हेजी हेजी दिखाई देगा। वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ होगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर हायर कंसंट्रेशन होती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की तो वो क्या करता है, प्लांट्स को भी डैमेज कर सकता है, फोटोसिंथेसिस को भी रिटार्ड कर सकता है, और क्या करता है, साथ में हमारी लंग्स को इरिटेट करता है, वो तो हमें पता ही है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करता है, वो भी हमें पता है, साथ में एसिड रेन्स भी कॉज करता है। जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है फर्दर रिएक्शन कर करके एसिड रेन भी प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मफुल होते हैं हमारे टेक्सटाइल के लिए, मेटल्स के लिए और मॉन्यूमेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है फिर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स ये कैसे बनते हैं, फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। वही अब आप एक चीज को देखने की कोशिश करिए, मतलब फ्यूल जो है, हाइड्रोकार्बन वाला जो फ्यूल है, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं हम, उसका जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है या व्हीकुलर पॉल्यूशन जो होता है, उन्हीं सबसे ही ये सारे के सारे जो है पॉल्यूटेंट मेजरली प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इससे आपको एक बात तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि सिटीज़ ज़्यादा पॉल्यूटेड क्यों होते हैं, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा व्हीकल है, वहीं पे पेड़ कम है जो उसको बैलेंस कर पाए। तो हाइड्रोकार्बन भी उसी तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं हाइड्रोकार्बन, कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। वही है, प्लांट्स के ऊपर भी हार्मफुल होते हैं। जो चीज़ें हमें हार्म कर रही हैं ना, एक चीज़ आप समझ जाइए, हमें हार्म करती हैं तो इसलिए हम ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बट वही सेम चीज़ें जो होती हैं हमारे प्लांट्स को भी उतने ही तरीके से हार्म करती है। हमारे प्लांट्स में भी उनकी लीव्स डैमेज हो जाती हैं, उनके फ्लावर्स डैमेज हो जाते हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल वो दिखाई देता है। अगर और बात करते हैं हम तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन भी होता है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते हैं कैसे बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ओडरलेस है, हाईली पॉइजनस है। कैसे बनता है आप जानते हैं, अगर आपने एक कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन में किसी फ्यूल को बर्न करते रहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ऑर्गन और टिश्यूज को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वही इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, कार्बन मेनली रिलीज इनटू एयर बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से ही प्रोड्यूस हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। साथ में अगर आप अगर आप विंटर सीजन में मेनली बोला जाता है कि आप हीटर को जला के मत सोइए, या कोई ऐसा जो बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पे कोयला वगैरह जलाया जाता है, लकड़ी वगैरह जलाई जाती है, तो अगर लकड़ी वगैरह कुछ जल रहा है तो आपको कमरे की खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए ताकि आपको प्योर ऑक्सीजन मिलती रहे, हवा अंदर बाहर जा सके। क्योंकि अगर आपने उसको एक क्लोज एनवायरनमेंट में बर्निंग करते रहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस, इतनी पॉइजनस होती है कि ऐसे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं कि कमरे में लोग सोए हैं और सुबह उठे नहीं हैं क्योंकि उनको कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया और उन्होंने ते डाई। दूसरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है ये तो आपको जानते हैं, रेस्पिरेशन है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सीमेंट की, जब भी हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ते हैं या हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तब मैं आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसमें भी बताती हूँ आपको कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे बेसिकली सीमेंट बन रहा है वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। वोल्केनिज्म में तो होता ही है। तो इसमें क्या होता है, ये वाली गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, क्योंकि ये वाली गैस से कैसे करती है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस है ये, तो ग्रीन हाउस की तरह काम करने लग जाती है हमारी अर्थ। फिर मैंने आपको बार बार बात कर रही थी मैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो होते हैं वो एसिड रेन भी बना देते हैं। तो एसिड रेन क्या होती है, मोस्ट कॉमन फिनोमिना आप जानते हैं। एसिड रेन क्या होती है, एसिड का मतलब क्या है, सबसे पहले तो एसिड वो होता है जिसका pH 7 से कम चला जाता है। अगर 7 है तो बैलेंस है, 7 से नीचे है तो एसिडिक है, 7 से ऊपर है तो बेसिक है, ठीक है। तो एसिड रेन में क्या होता है, वाटर का जो pH है वो ड्रॉप कर जाता है बिलो 5.6, तो वो एसिड का तरह से काम करता है। बिलो 5.6 जब फॉल कर रहा है वाटर का pH तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन जो होता है जिसमें कि इन विच एसिड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज डिपॉजिटेड ऑन द अर्थ सरफेस। और वो एसिड बनता कैसे है, वो अलग अलग केमिकल रिएक्शन से बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं, ये देखिए यहाँ पे
अभी हमने बात किया था सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वही बनाते हैं ऑक्सीडेट। आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विद वाटर दे आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यही मेजर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्दर ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और अपने अपने एसिड्स बना देते हैं, सल्फर वाले एसिड्स और नाइट्रोजन वाले एसिड्स। तो ये जो एसिड रेन होती है, जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये पॉल्यूटेंट ट्रोफोस्फेयर में, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, बारिश आती है तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना देते हैं और वो एसिड जो है नीचे आ जाता है। अब वो एसिड नीचे आएगा तो किस किस के ऊपर गिरेगा? सबके ऊपर, मिट्टी के ऊपर, पौधों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, सबके ऊपर गिरता है। तो ये क्या करता है? ये सबको हार्म पहुंचाता है, एग्रीकल्चर को भी, एग्रीकल्चर को भी हार्म, ये सबके लिए हार्मफुल होगा। एग्रीकल्चर को भी हार्म पहुंचाएगा, ट्रीज को, प्लांट्स को, सभी को जो है ये हार्म पहुंचा देगा। रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स करेगा कॉज, कोरोजन कर देगा, ताजमहल के को कोरोड कर रहा है, वाटर पाइप्स को कोरोड कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर को खराब कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एसिड रेन के वजह से होती हैं। एसिड रेन में जो समझने की बात थी, बाकी तो आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा एसिड रेन के बारे में, जो समझने की बात है एसिड रेन बन कैसे रही है। तो एसिड रेन जो है वो इस तरीके से बनती है क्योंकि एसिड्स जो होते हैं एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं वो उनका फॉर्मेशन होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के वजह से, राइट। तो हम पार्टिकुलेट मैटर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में वो पॉल्यूटेंट का काम कर रहे हैं। उसमें से हम बात करेंगे स्मोक की, डस्ट की, मिस्ट की, फ्यूम्स की। तो स्मोक क्या होता है? स्मोक आप जानते हैं धुआं है। उसमें क्या होगा? पार्टिकल्स जो है वो कंसिस्ट होंगे सॉलिड और मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, दोनों प्रेजेंट होते हैं स्मोक के अंदर। कैसे बन रहा है? कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर का कंबशन हो रहा है, उसकी वजह से धुआं निकल रहा है। चाहे वो फ्यूअल हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फ्यूअल, लकड़ी जल रही हो, कोई भी चीज़ जल रही हो, उससे स्मोक प्रोड्यूस होता है। डस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट कैसे प्रोड्यूस हो रही है? क्रशिंग, ग्राइंडिंग और सरफेस पे जो भी मिट्टी वाली चीजें हैं उसकी वजह से डस्ट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज ऑल्सो एन पॉल्यूटेंट। मिस्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? मिस्ट प्रोड्यूस होता है पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन द एयर, सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट। मतलब मिस्ट कैसे प्रोड्यूस हो रही है? जो कि स्प्रे वाले लिक्विड्स होते हैं उससे मिस्ट प्रोड्यूस हो रही है, और वेपर्स जो होते हैं, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर में, उसका कंडेंसेशन हो जाता है तो उससे भी मिस्ट प्रोड्यूस होता है। फ्यूम्स, कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग एंड सेवरल अदर केमिकल रिएक्शन। देखो अब आपको इसमें दो चीजें समझ में आ रही है, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग, ये सब भी आपको समझ में आ रहा है। फ्यूम्स उससे भी प्रोड्यूस होती है। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि देखो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, तो क्या होता है? सॉलिड सीधा का सीधा इवेपोरेट हो गया गैसियस फॉर्म में, उसे हम कहते थे सब्लिमेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन होता है कि अलग अलग जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके हिसाब से हम पार्टिकल्स को, अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग तो बॉइल करना होता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं स्मॉग के बारे में। स्मॉग क्या होता है? अब स्मॉग जो होता है, स्मोक प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन है, नाम में ही पता चल जाएगा आपको। स्मॉग अगर कहीं पे लिखा होगा तो उसका मतलब है स्मोक प्लस फॉग। फॉग क्या होता है? फॉग होती है धुंध। स्मोक क्या होता है? स्मोक आपको पता है। तो ये दो तरीके का हो सकता है, क्लासिकल स्मॉग हो सकता है जिसको लंदन स्मॉग कहा जाता है, और फोटोकॉमिकल स्मॉग हो सकता है जिसको लॉस एंजलिस स्मोक कहा जाता है। लॉस एंजलिस स्मोक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई स्मोक, क्योंकि वहाँ पे लॉस एंजलिस में ज़्यादा बनता था। क्लासिकल स्मॉग को लंदन स्मॉग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लंदन में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, तो क्लासिकल स्मॉग को हमने लंदन स्मॉग का नाम दे दिया। अब ये होता क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? पहली बात तो फॉग कहाँ पे बनेगा आप ये समझ लीजिए। फॉग वहाँ बनेगा, फॉग तो एक नेचुरल फिनोमिना है, जब भी ठंड पड़ रही है और मॉइस्चर ज़्यादा है। फॉग कैसे बनेगा? मतलब कि एयर के बीच में जो भी मॉइस्चर था वो अपनी गैशियस फॉर्म छोड़ के लिक्विड फॉर्म में आ गया, वो क्या हो गया? लिक्विफाई हो गया। तो कहाँ बनेगा? कूल और ह्यूमिड जगह पे बनेगा। ये आपको अच्छे से पता है, नहीं पता है तो अब आपको समझ लेना चाहिए। जहाँ पे भी ठंडी होगी और जहाँ पे मॉइस्चर है एयर में, आपने देखा होगा जो लोग भी एग्रीकल्चर से थोड़ा सा भी जुड़े हुए हैं, फील्ड्स को देखते हैं, तो आपने देखा होगा खेतों के ऊपर जब पानी दिया जाता है तो उसके ऊपर होता है। कैसे? क्योंकि मॉइस्चर भी और ठंडी भी है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी बात कर रहे हैं हम क्लासिकल स्मोक की। उसमें क्या होगा? फॉग तो है ही, ठंडी तो है ही और मॉइस्चर तो था ही, साथ में स्मोक मिल गया उसके अंदर और सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस हो रहा था?
वहीकुलर पॉल्यूशन से, मतलब ऑर्गेनिक फ्यूल का बर्निंग हो रहा था। तो केमिकली ये क्या होगा, इट इज़ अ रिड्यूसिंग मिक्सचर एंड सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग स्मोक। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग मिक्सचर है, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है फॉग के अंदर और स्मोक के अंदर। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या हो रहा है, जहां लॉस एंजलिस में फोटोकेमिकल, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पे। यहाँ पे क्या हो रहा था, क्लासिकल स्मॉग था, ठंडी थी और मॉइस्चर था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ठंडी मॉइस्चर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। कहाँ हो रहा है, वार्म जगह पे हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा था, ठंडी जगह पे, क्योंकि फॉग फॉर्मेशन हो रहा था वार्म और ड्राई और सनी जगह पर हो रहा है। ड्राई है मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर भी प्रेजेंट नहीं है, ठंडी भी नहीं हुई है, तब भी स्मॉग है, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है। कैसे, जो मेन कंपोनेंट होता है फोटोकेमिकल स्मॉग का, रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पे बस एक छोटी सी बात है, अभी समझ लो इसको, लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा। दोनों स्मॉग के बीच में डिफरेंस ये होता है, क्लासिकल स्मॉग जो है उसको क्लासिकल वे में वो बन रहा है, क्योंकि स्मॉग कहाँ बनता है, जो वहाँ पे ठंडा होता है और वहाँ पे मॉइस्चर होता है। बट फोटोकेमिकल स्मॉग उसके ऑपोजिट जगह पे बनेगा, गर्म जगह पे, मॉइस्चर भी नहीं है, वहाँ पे बन गया। कैसे बना, क्योंकि फोटोकेमिकल सनलाइट की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, हाइड्रोकार्बन जो प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्रेजेंट है, वो कैसे निकली है, वो वहीकुलर पॉल्यूशन से निकली है और फैक्ट्री से निकली है। तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग होगा उसकी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज देयरफॉर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं। इसको रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं। क्लासिकल स्मोक रिड्यूसिंग स्मोक है, जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है। इससे क्या होता है, इससे रबर, क्रैकिंग ऑफ रबर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लांट्स लाइफ एंड इट ऑल्सो कॉज कोरोजन ऑफ मेटल, स्टोन, बिल्डिंग मटीरियल, रबर एंड पेंटेड सरफेस। इन सबको तो खराब कर ही रहा है, और हमारी खुद की हेल्थ को कितना खराब करता है, हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ, हमारी लंग्स, हमारी आईज, स्किन, इन सबको भी ये बहुत खराब करता है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग एंड क्लासिकल स्मॉग के बीच में डिफरेंस आप समझ गए। क्लासिकल स्मॉग रिड्यूसिंग है, फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। हम फ्रीक्वेंटली एक एक टॉपिक में चेंज कर रही हूँ, क्योंकि इस क्लास 11 की केमिस्ट्री के इन चैप्टर्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम वाटर पॉल्यूशन। इससे पहले हम एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे हो रहा है, या तो पैथोजेंस हैं पानी के अंदर, क्या क्या, कौन से पानी को हम, वाटर पॉल्यूशन का मतलब है वो पानी जो है खराब हो गया, तो क्या क्या से कौन कौन उसे खराब कर सकता है। एक तो भाई पैथोजेंस तो खराब कर ही सकते हैं। पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी उसके अंदर हो सकता है। पैथोजेनिक हो सकता है, पैथोजेनिक होगा, डिजीज कॉज करने वाले उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे, कोई और ऑर्गेनिज्म होंगे, फंगस हो सकता है, सुएज, डोमेस्टिक सुएज हो सकता है, एनिमल एक्सक्रीटा उसके अंदर मिला हो सकता है, तो वो पैथोजेनिक हो गया। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट उसके अंदर प्रेजेंट है, पॉल्यूटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, जैसे लीव्स, ग्रास, ट्रैश, एक्सक्रीटा, ये सब उसके अंदर हो सकता है। केमिकल पॉल्यूटेंट, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। केमिकल पॉल्यूटेंट में सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो सकते हैं, जो हैवी मेटल्स की भी हो सकती है, कैडमियम, मर्करी, निकल, ये हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ऑर्गेनिक वेस्ट वाला और पैथोजन वाला तो आपको दिखाई भी दी जाएगा और आप उसका सोल्यूशन भी कर लोगे। जो केमिकल वाला होता है, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू, ओके, एक और टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD जिसे बोला जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो होती है जो कि किसी एक बैक्टीरिया जो है उसको ऑक्सीजन चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसको डीकम्पोज कर पाए। ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर, मतलब कि जो वॉल्यूम एक वाटर है उसके अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को उस सैंपल ऑफ वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर है उसे कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। जब हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे या एनवायरनमेंट को अलग से पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या होती है, राइट। तो लिस्ट ऑफ मेजर पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पॉल्यूटेंट्स हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, हैवी मेटल, सेडिमेंट्स, पेस्टिसाइड्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हीट, ये सारे के सारे जो है हमें पॉल्यूटेंट मिल सकते हैं। उनके सोर्सेज क्या क्या हैं ये सारे यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। देखिए
जो हम इसकी बात कर रहे हैं, लाइक पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो पॉल्यूटेंट्स के बारे में आपको जानना, अगर आप थोड़ी सी भी जनरल नॉलेज आपके पास रहेगी, आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ते रहेंगे थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू योर टेक्स्ट बुक, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहता है कि हैवी मेटल्स जो है वह कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस पर्टिकुलर एक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस तरीके से आपको जानना जरूरी है। सिंपली रटने से बात नहीं बनती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना उसमें थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट भी होता है। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है यूट्रोफिकेशन के बारे में। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो यूट्रोफिकेशन जो होता है वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट जो एनरिच वाटर है, जिसमें न्यूट्रिएंट एनरिच वाटर बॉडीज सपोर्ट्स अ डेंस प्लांट पॉपुलेशन। इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट चला गया उस पानी के अंदर, यूट्रोफिकेशन हो गई उस पानी की बॉडी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट चला गया कि उसमें अचानक से ग्रोथ जो होती है प्लांट्स की बढ़ जाती है। उससे क्या होगा? वो जो होगा प्लांट अगर सारा न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा में यूटिलाइज करने लगेंगे तो जो दूसरे एनिमल हैं वो मरने लगेंगे, क्योंकि उनके लिए पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं बचेगी। तो ये जो होता है सब्सिक्वेंटली उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, इसे बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो पानी के अंदर बढ़ गया, जिससे क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ हो गई। ये देखिए इस चार्ट में दिखाया गया है, फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ हो गई, सेज ग्रास की। इन सब की ग्रोथ ने क्या किया? ऑक्सीजन को डाउन कर दिया। अब इनको मिला नहीं, बाकी की एल्गे वेल्गे सब मर जाएंगे क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन बीइंग एडेड इन द वाटर बॉडी। किसी पर्टिकुलर वाटर बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन को ऐड कर दिया गया है। इतने एक्सेस में हो गए हैं कि उसने बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं उसको किल कर दिया। किस वजह से? ऑक्सीजन खत्म हो गया पानी में। सिंपल सी बात है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको ब्रेक डाउन करो, उसको सिंप्लीफाई करके समझ लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल पॉल्यूशन। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। नाउ वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन कैसे हो सकता है? सॉइल पॉल्यूशन दोनों तरीके से हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड, नेचुरल मतलब नेचुरल। नेचुरल में वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, ज्योग्राफिकल चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न, सुनामीज। एंथ्रोपोजेनिक देखो नेचर जो करती है ना पॉल्यूशन, वो अपना खुद का करेक्ट कर लेती है अपने आराम से, लेकिन जो ये ह्यूमंस कॉज कर रहे हैं ना पॉल्यूशन, उसको नेचर करेक्ट अब नहीं कर पा रही है। मतलब नेचर उसको भी करेक्ट कर रही है बट वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चर, केमिकल, रेडियो एक्टिव, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब की वजह से सॉइल का पॉल्यूशन हो रहा है। फिर ये एक टॉपिक है, अगर हमें स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अगर हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। उसके अंदर आती है हमारी वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, जिसमें कि हम क्या करेंगे? कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। मतलब दिस इज अ वेरी इलेबोरेट टॉपिक। आपको इसमें से काफ़ी चीज़ें खुद पता है कि ग्रीन मैनेजमेंट, आपको वेस्ट मैनेजमेंट करना है। ग्रीन केमिस्ट्री एक नई टर्म है। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है? तो ग्रीन केमिस्ट्री वो है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा हार्मफुल जो सब्सटेंस है उसको रिप्लेस करते हैं एक लेस हार्मफुल सब्सटेंस के साथ। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट वुड ब्रिंग अबाउट मिनिमल पॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होगा? केमिकल हम यूज कर रहे हैं बट हमने जो मोर हार्मफुल केमिकल था उसको रिप्लेस कर दिया एक लेस हार्मफुल केमिकल के साथ। तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम यही सब कर रहे हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस फॉर रिड्यूसिंग द केमिकल हजार्ड्स अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट एक्टिविटी इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर आपको किसी दिन ग्रीन केमिस्ट्री एक वर्ड मिलता है तो हमें पता रहना चाहिए, ताकि ये हम कर क्यों कर रहे हैं, ताकि एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कम हो जाए। तो एग्जाम्पल क्या है ग्रीन केमिस्ट्री के डे टू डे लाइफ में? ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ, मतलब हम ड्राई क्लीन कर रहे हैं क्लोथ्स को। कैसे? टेट्राक्लोरोइथीन को हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिप्लेस किया। ब्लीचिंग ऑफ पेपर, हमने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जगह पर क्लोरीन गैस की जगह पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज किया। ये आप पढ़ लीजिएगा इधर। मतलब कुछ एग्जाम्पल हैं, हमने इन केमिकल को, जो हार्मफुल केमिकल थे उसको रिप्लेस करके जो लेस हार्मफुल केमिकल है उसका यूज किया, तो इसे हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। पाउडर ऑफ कर्नल ऑफ टैमरिंड सीड हैज बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव मटेरियल टू मेक म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्लीन। तो मतलब हम कुछ नेचुरल केमिकल्स भी इसमें यूज कर रहे हैं। तो इस चार्ट को आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आपको एक कंसेप्ट समझना था ग्रीन केमिस्ट्री का। तो ग्रीन केमिस्ट्री के 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें कि हम मोर हार्मफुल केमिकल्स को लेस हार्मफुल केमिकल से रिप्लेस कर लेते हैं। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सो दिस वाज द चैप्टर, ये चैप्टर था
जिसमें हमने 3-4 चैप्टर्स में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसके बारे में पढ़ा। बाय दिस वी आर जस्ट फिनिशिंग क्लास 11 केमिस्ट्री। तो अब हमने केमिस्ट्री के जितने टॉपिक हो सकते थे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जो कंसेप्ट बेस थे वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे आने वाले क्लासेस में बहुत सारे, जैसे एनवायरनमेंट का मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ आपको, तो ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, बहुत ओवरलैपिंग है, ज्योग्राफी के साथ भी ये ओवरलैप करेगा और एनवायरनमेंट अलग से जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ तो उसमें तो हम डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। सो दैट्स इट। बाय दिस वी हैव फिनिश्ड अवर क्लास 11 साइंस, जिसमें कि हमने कवर किया बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स हम लोग नहीं कवर करेंगे बिकॉज फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल है। अब हम लोग नया जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी क्लास 12 केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इससे जुड़े हुए सवालों को भी सॉल्व कर पाएंगे। कीप रीडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।